ये सब बाद में कर लेना, पहले मेन बात पे आओ। तुम्हारी जैकेट तो क्या तुम्हारी टी शर्ट भी उतार सकती हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें बिना कपड़ों के भी देखूंगी ना, कोई असर नहीं होगा मुझे। अरे दीदी जी, आप तो किसी और ही मेन बात पे जा रहे हो। भूलो मत फैमिली शो है आपका भी। अच्छा जी, तो पिछले तो सारी चीजें हमारे पास रिमूव हो गई। अब मैं फार्मूले की तरफ चला जाता हूँ दोबारा से, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। फार्मूला मैंने बता दिया, टेक्निक बता दी आपको। तो कहता यह है कि अगर हमें बेसिकली कोई मेमोरी एक्सेस करना हो तो फार्मूला इसका है, मैं अभी लिख रहा था जो वो बात यहाँ लिख दी इन्होंने, कि किसी स्पेसिफिक, जैसे LA लीनियर एरे का नाम है कि वो लोकेशन है जिसको एक्सेस करना चाहते हैं, और उस जगह पे इस इंडेक्स का, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 3 है तो उस एरे के 3 इंडेक्स का मेमोरी लोकेशन क्या है। LOC का मतलब है लोकेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी इस लोकेशन को हम हासिल करना चाहते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पे इन्होंने कहा कि एड्रेस ऑफ द एलिमेंट, इसको ट्रांसलेट किया है अभी यहाँ पे, कि एड्रेस ऑफ द एलिमेंट LK ऑफ एरे LA, यानी LA का जो एड्रेस होगा मेमोरी में वो हम ढूंढना चाहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है, यानी लॉक लोकेशन, कौन सी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन LAK, यानी जो इंडेक्स आप दे रहे हैं उसका मेमोरी लोकेशन ढूंढें। इसके लिए जो फॉर्मूला इन्होंने ड्राइव करके दिया है हमें, वो है ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है बेस एड्रेस ऑफ LA, ये मैंने बताया था, बेस एड्रेस आपके पास मेमोरी के अंदर मौजूद कंपाइलर स्टोर करके रखता है, प्लस W यानी उस इसके एक सेल का साइज कितना है, ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर कि किस लैंग्वेज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है के यानी जिस इंडेक्स को बात कर रहे हैं, डिवाइड माइनस लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब है कि जो लोअर बाउंड उस एरे के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। अगर 1 से शुरू हो रहा है तो 1 से, 2 से शुरू हो रहा है 2 से। वेयर W इज द नंबर ऑफ द वर्ड पर मेमोरी सेल फॉर द एरे LA। LA का जो पर मेमोरी सेल होता है, यानी एक सेल का जो साइज होता है, एक सेल का जो एरे का साइज होता है, वो बेसिकली वर्ड साइज कहलाता है। तो वो यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। अगर कोई एग्जांपल हम करते हैं या कोई चीज आपको बताई जाती है तो वर्ड साइज आपको दिया जाएगा, ठीक है। लोअर बाउंड भी, बेस एड्रेस भी, सब चीजें दी जाएंगी। तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी होगी उसका फला इंडेक्स क्या है। मैं भी समझाता हूँ उसको कि इसके सवाल कैसे जो है वो जनरेट हो सकेगा। तो कहता है ये है कि मिसाल के तौर पे देखिए ये क्वेश्चन है, मैं बीच की जो स्लाइड मिस की वहाँ पे दोबारा जाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन था वो भी कुछ उसका भी आंसर दूंगा। उससे पहले कि सवाल मैं आपको सॉल्व कराना चाहता हूँ। देखें, मैंने आपसे कहना है कि इंडेक्स का कुछ भी हो सकता है। अगर हम मैनुअली सॉल्व करें इंडेक्स कुछ हो सकता है। कंप्यूटर में इंडेक्स 0 और 1 होता है, से शुरू होता है, लेकिन हम अगर कोई थ्योरेटिकल सवाल सॉल्व करें तो उसका इंडेक्स कुछ भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे कहता है कंसीडर द एरे ऑटो एंड एरे, कंसीडर द एरे ऑटो एंड एरे which records the number of the automobiles sold each year from 1932 from 1984। अब देखें, एक आपके पास एरे है, उसमें 1932 से 1984 तक का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर किया हुआ है कि इन सालों में कितनी जो है वो ऑटोमोबाइल जो है वो सेल हुई। तो कहता है कि उसका उस एरे का, अच्छा अब जब मैं एरे बनाऊंगा ना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं एरे डिजाइन करूंगा, एरे जो है, अभी मैं मेमोरी नहीं बना रहा, सिर्फ एरे बना रहा हूँ। तो एरे जो है, अब इसका जो पहला इंडेक्स होगा, मेरा ख्याल है कुछ लोगों को समझ आ गया हो, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अब हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं, कंप्यूटर में नहीं कर रहे। तो इसका पहला इंडेक्स जो होगा वो 1 नहीं होगा, पहला इंडेक्स होगा 1932 होगा, क्योंकि ये इंडेक्स हो जाएगा। और दूसरा इंडेक्स जो होगा वो 1933 हो जाएगा। समझ में आ रही है? और उसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा और आखिरी इंडेक्स जो होगा वो 1984 हो जाएगा। यानी ये मेरे पास अब इंडेक्स के तौर पे इस्तेमाल होंगे जो इसके एयर्स हैं। और 1932 में कितनी गाड़ियां सोल्ड हुई वो यहाँ लिखी हुई होंगी। मिसाल को 1932 में 5 गाड़ियां सोल्ड हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या चल रही थी तो हो सकता है गाड़ियां कम से सोल्ड हुई हो। 1933 के अंदर हो सकता है कि 20 गाड़ियां सोल्ड हुई हो, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली डेटा इस तरह का दिया हुआ। तो कह रहे हैं कंसीडर द array auto array which is records the number of the automobiles sold each year 1932 1984।
जब इसको मेमोरी में रखा गया था, जब ये इनिशियलाइज हुआ था, तो ये जब मेमोरी में गया था तो ये तो इसका इंडेक्स है मेमोरी में, इसका बेस एड्रेस 200 पे था, यानी मेमोरी की जो लोकेशन यहाँ पे थी एड्रेस के हिसाब से, पहले सेल को जो एड्रेस मिला था वो 200 था, बेस एड्रेस जिसको हमने कहा था, ये कंपाइलर ने सेव किया होगा, ठीक है। एंड द वर्ड साइज इज 4, यानी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो ऐसी लैंग्वेज है जिसके वर्ड साइज जो है 4 है, यानी 4 मेमोरी की लोकेशन को इस्तेमाल करके एक वर्ड साइज बने, वर्ड साइज इज 4, एक सेल का साइज 4 है पर मिनट। कहता है फाइंड द लोकेशन ऑफ 1932, द लोकेशन ऑफ 1932 जो है वो बेसिकली ये है, वो कह रहा है 1933 की लोकेशन, अब सुनना गौर से क्या कह रहा है, 1932 की मेमोरी लोकेशन 200 है, ये दी हुई है, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है ये रहा, और 1933 की लोकेशन जो होगी इसके 4 बाद होगी, क्योंकि 4 सेल का एक 4 बाइट का एक सेल है, तो कितना बन जाएगा 204, और इस तरह से आप आगे की तरफ बढ़ होंगे। उसने कहा बताओ कि 1965 का जो सेल होगा, मुझे नहीं पता यहाँ कहीं पे होगा 1965, इस जगह पे कहीं पे होगा, ठीक है, 1965 ये जो सेल होगा 1965 का, इसकी मेमोरी लोकेशन क्या होगी, क्योंकि जब डेटा इन आउट किया जाए तो पता हो कि कैसे ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है कि लोकेशन, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो बाकी फिर स्लाइड पे देख लेंगे, लोकेशन ऑफ, ठीक है, एल ए यानी लीनियर एरे, और हमसे पूछा गया है कि 1965 की लोकेशन कौन सी होगी एरे में, जो हमें आगे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, ये तो हिडनली हो रहा होगा, हम सीख रहे हैं अभी खाली। 1965 का एरे लोकेशन कौन सा हो, हमने कहा हमें क्या क्या मालूम है, फॉर्मूले में बेस एड्रेस पता होना चाहिए, फॉर्मूले में आता है बेस एड्रेस है 200, फिर फॉर्मूले में आता है प्लस, फिर आता है वर्ड साइज, यानी जो आपने एरे यूज किया उसका हर सेल कितने साइज का है, आप कहेंगे 4 साइज का है, तो 4 ब्रैकेट, फिर आता है किस लोकेशन के बारे में बात हो रही है, आप कहेंगे 1965 के लोकेशन के बारे में बात हो रही है, तो आ जाएगा 1965 यानी के माइनस लोअर बाउंड, सबसे पहला इंडेक्स कौन सा है इसका, इंडेक्स शुरू कहाँ से हुआ था, आप कहेंगे 1932 से, समझ में आ रहा है, अब 01 यूज नहीं हो रहा है, अब ये यूज हो रहा है, अब आप कहेंगे इसको सॉल्व कर लो, तो 200 अपनी जगह पे रहेगा एज इट इज, प्लस 4 हो जाएगा, और आप पहले उसको सॉल्व करेंगे, 65 को 32 से माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 33 आ जाएगा गालबन, ठीक है ना, 33 को मल्टीप्लाई करेंगे आप आपस में, तो ये हो जाएगा 200 प्लस, और जब 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 2 1, 12 और 1 32, तो ये आ जाएगा आपके पास, 33 को 4 से करेंगे तो जब इसको ऐड करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा आपके पास 332, समझ आ रही बात है, यानी जब आपसे कोई कहेगा कि एरे ऑफ 165 को एक्सेस करना है मुझे, तो बेसिकली वो मेमोरी में 332 लोकेशन को, यानी इस जगह पे जो लोकेशन है मेमोरी की वो 332 लोकेशन, तो ये फॉर्मूला बहुत आसानी के साथ जो है वो हैंडल हो सकता है एज कम्पेयर टू लॉग फाइल, दिस इज अ फॉर्मूला टू एक्सेसिंग और अल्टरनेटली मैपिंग द इंडेक्स ऑफ एरे विद द मेमोरी लोकेशन। तो ये ना समझना कि कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इंडेक्स को इस्तेमाल करता है, ये मेरे और आपके आसानी के लिए, वरना वो कहते हैं भाई जाओ डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करके करो, तो फिर तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत दुश्वार हो जाता। तो जो जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उन्होंने इसके बीच में ये कोड लिख के दिया है और हमें नजर में नहीं आ रहा होता कि हम A165 कॉल करते हैं, सॉरी A1965 गलत लिख दिया, 1965 कॉल करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो मेमोरी लोकेशन कॉल होके आती है वो 332 है। इसी तरह आप किसी भी लोकेशन पे आप एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब होता है चाहे डेटा फैच करना हो चाहे डेटा आपको उसको देना हो, जो भी काम चाहते हैं वो आप इसी तरह कर रहे हो। तो दिस इज अ फॉर्मूला बिहाइंड। अब कभी हमें पता ही नहीं चला, हम इतने सारा एरे हमने पढ़ा और हमने कितनी दफा एरे को फॉर के लूप के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस एरे को एक्सेस करते रहे और हमें ये बात नहीं मालूम थी कि इस एरे के इंडेक्स के अगेंस्ट में एक्चुअल में जो है वो इसके मेमोरी एड्रेस एक्सेस होता है। समझ आई बात है? अब अगर मैं कहूँ कि शायद आपके समझ में आ गया होगा, मैं अभी सारे सवालों के जवाब दूंगा, तो मैं आपको सिर्फ एक, आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, सिर्फ एक सवाल का आंसर, ये आंसर आ गया 332, मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है पूरा, ये स्लाइड भी सॉल्व हुई भी, आप स्लाइड को यूज कर सकते हैं। एक सवाल सिर्फ आपको दे रहा हूँ, अभी आपके पास कॉपी पेंसिल होगा, मैं 5 मिनट आपको देता हूँ
कि आप इस सवाल में जो पूछा गया है उसका आंसर दे दें। कह रहा है कंसीडर एन एरे, ए एरे का नाम ये है, विच रिकॉर्ड्स द इंटीजर नंबर, जिसका रिकॉर्ड कुछ इंटीजर नंबर्स हैं, द इंडेक्स ऑफ द एरे फ्रॉम, अब देखें यहाँ पे इंडेक्स 1 से शुरू कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, यानी एरे का इंडेक्स 1 to 65 62 एंड द बेस एड्रेस इज 150, बेस एड्रेस 150 है। फाइंड द मेमोरी लोकेशन, फाइंड द मेमोरी लोकेशन ऑफ A38, हमें A38 का लोकेशन चाहिए। एक चीज मिसिंग है, द वर्ड साइज इज 2, हम यहाँ पे दे देते हैं वर्ड साइज जो है वो 2 है। तो अब आप बताइए कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फॉर्मूले से, तो आप जरा बल्कि आप सॉल्व कर लीजिए, मैं तो सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व कर लीजिए। A32 को आप सॉल्व करके रिजल्ट, A38 को सॉल्व करके रिजल्ट निकालिए इस बेसिस पे कि कितना आंसर है। 5 मिनट देता हूँ आपको, मुझे आंसर बता दें। कैलकुलेटर, मोबाइल जो भी यूज करें आप फौरन कैलकुलेटर के बताएं कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, ताकि मैं बात खत्म करके आगे की तरफ बढ़ूँ। वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर को, चैट पे बता दें। तो मैं फिल्में देख रहे थे, पता नहीं क्या सुन रहा था, तो मैं इसलिए आपको म्यूट कर दिया। और मोहताज रहो या एहतियात करो कि क्लास के वक्त चीज़ों को, ये मेल फीमेल दोनों टीचर स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपने रिस्पेक्ट करनी है सबकी, बस ये ध्यान रखना। आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। फॉर्मूला याद नहीं तो मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। 224, गुड। मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी देख लूंगा मैं, आप अपना आंसर में पा सकते हैं, ये अच्छी बात है कि 224, मुझे लग रहा है ये सही आंसर है, याद आ रहा है मुझे। फैजान ने सबसे पहले आंसर दिया, फाइज ने सबसे पहले आंसर दिया। और कोई स्टूडेंट? गुड। अलीना ने भी कहा है 224। फैसल तुम्हारा 220 क्यों आ रहा है, जरा दोबारा चेक करो, 2 लोगों का 224 आ रहा है, मुझे लग रहा है 224 सही भी है, तुम एक दफा चेक कर लो कैलकुलेशन। साजिल ने भी कहा 224 अब्दुल रहमान को, वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब मैं जो लोग कर रहे करते रहे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखो होता यह है कि हमें जो मैंने जितना पढ़ाया ना, ये अब आगे हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करेंगे कि भाई मैपिंग कैसे हो रही है, लेकिन एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मैपिंग कैसे हो रही थी, जो आज आपको पता चलेगा कि मैपिंग का तरीकेकार ये इख्तियार किया गया। समझ आई बात? जबकि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे पाइथन की या C# की या जिसकी भी करोगे, तो कभी भी मैं नहीं कहूंगा कि बताओ भाई मैपिंग कैसे। हाँ, एग्जाम में आपकी इसको टेस्ट करने के लिए कि आपने सीखा नहीं सीखा, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरह का सवाल मैं आपको दे दूंगा और आपसे कहूंगा 2 नंबर का सवाल है, इसका भाई फला लोकेशन निकाल लो, या क्विज में दे दूंगा आपसे। बिल्कुल सही है अहमद, वेरी गुड भाई, चलो शुक्र है कि आपको ये समझ आ गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई ऑनलाइन क्लास में भी समझ आ जाए तो बहुत बड़ा, यानी आप लोगों की तरफ से मतलब एक फोकस नजर आता है कि आप सुन रहे हैं बात को, मतलब भाई ये भी होता है कि नहीं सुनते तो कैसे निकालते हैं। अच्छा देखो, अब हम एक और बात यहाँ पे देखते हैं कि आपने अक्सर, अब कोई आंसर देने वाला तो नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। 210 वाले जो है उसका कह लें 224 सही है, इसका आंसर पहले मैं आपको शो कर दूं, ये आंसर नहीं दिया हुआ, तो 224 ये लास्ट स्लाइड थी जो मैंने पढ़ाई आपको। इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये, मतलब ऑलमोस्ट सबको ये बात पता होगी कि हम लोग जब अपने कंप्यूटर के अंदर यूज करते थे, फॉर के रूप में गालिबन ज़्यादातर यूज करते थे कि फॉर, ठीक है ना, फॉर मिसाल के तौर पे A=1, मैं एक एल्गो की फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, C# की फॉर्मेट में नहीं लिख रहा, A=1 to A.length, ठीक है ना। ये जुमला हम कई दफ़ा लिखते रहे, इसका मतलब भी सबको पता होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि एक लूप चले 1 से शुरू हो, और वो बेसिकली कहाँ तक चले, जो एरे की लेंथ है वहां तक चले। ये
टोटल एरे की लेंथ कितनी है। मिसाल के तौर पे अगर एरे जो है, और से देखिएगा, अगर एरे जो है उसकी इंडेक्सिंग, क्योंकि हमें बिल्कुल मतलब इस बात से परेशान नहीं होना कि इंडेक्सिंग का क्या इश्यूज है। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं कि सर इंडेक्सिंग तो शीर्ष आपने हमने जीरो से पढ़ी, कोई बात नहीं, पढ़ी है तो हर तरह से उसको हैंडल करने वाले बनो। यानी अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग 1 से शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 और ये आखिर चली जाती है 21 तक, तो अब अगर मैं ये लूप चलाऊंगा, ये वाला लूप चलाऊंगा, तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, ये लूप चलेगा 1 से लेकर a डॉट लेंथ तक। तो ये चलेगा आपके पास लूप 21 तक चल जाएगा, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 1 से हो रही है तो लूप 21 तक चला जाएगा, सही ना, क्योंकि 1 से 21 चल जाएगा। लेकिन ये अगर 0 से शुरू होती है इंडेक्सिंग, तो 0 होता, ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, हमें नजर आ रहा है कि एक एक कम हो गया, तो ये वाली इंडेक्सिंग इसकी जो है वो 20 हो जाती इंस्टेड ऑफ 21 के, अगर 0 से शुरू होती। अब जब हम इसको चलाते तो डेफिनेटली इसको 0 से चलाते हैं, 1 से नहीं चलाते, क्योंकि 1 तो एक आगे चला जाता है, अब 0 से शुरू हो रहा है ये, अगर ये वाली इंडेक्सिंग चला रहे होते हैं। यहाँ पर 0 से शुरू होता, a डॉट लेंथ कहाँ तक चलता है ये, अब यहाँ पे इस बेसिस के वो कहते हैं 20 तक चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अब 21 तक नहीं चलेगा, अब 20 तक चलेगा। अब अगर मिसाल के तौर पे इसकी इंडेक्सिंग किसी वजह से, जो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं उसमें, इस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पहले वाले का इंडेक्स 1932 होता, दूसरे का 1933 होता, इंडेक्स को इस तरह दे देते हैं हम इसके, और आखिरी इंडेक्स जो 1984 है वो होता अगर, तो अब अगर मैं इसको चलाता, ठीक है ना, कि मैं इसकी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, तो अब मैं इसको रन करता तो मैं कहता हूँ इसको जो है वो मैं इसे मैंने गलत चला दी, ये 19 तक चलेगा, 0 से लेकर 19 तक मेरा ख्याल, ठीक है ना, 0 से 19 तक, इसलिए कि ये लेंथ बता रहा है। लेंथ का मतलब है कि 0 से लेकर 20 इंडेक्स है, हाँ नहीं सही है, 20 सही लिखा था मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप चलाएंगे तो ये वाला ए पहला जो हो जाएगा वो 1932 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आएगा कि मैं कितनी लेंथ तक चलाऊंगा इसको, कहाँ तक लेके जाऊंगा इसको। 84 तो नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये ए डॉट लेंथ इस्तेमाल कर रहा है, लेंथ यानी उसकी लेंथ कितनी है टोटल। तो लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है कि एरे का, मिसाल मैं पूछूं कि बताओ इसके अंदर कितने सेल हैं, टोटल सेल कितने हैं इसके अंदर, तो कहेंगे सेल को काउंट करने के लिए कोई फॉर्मूला होता है, तो ये मैं थोड़े देर पहले फॉर्मूला गुजर रहा था यहाँ से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है किसी भी सेल को निकालने के लिए, ये फॉर्मूला यानी सेल एरे की साइज को निकालने का जो फॉर्मूला बिहाइंड छुपा होता है, जब हम लिखते हैं ए डॉट लेंथ हम लिखते हैं, तो उसके पीछे एक फॉर्मूला है, वो है अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1। अपर बॉन्ड यानी जो फाइनल इंडेक्स है, लोअर बॉन्ड यानी जो पहला इंडेक्स है, और उसमें एक ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे ये फॉर्मूले को जरा हम वैलिड करवाते हैं। कि मिसाल के तौर पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर मेरा इंडेक्स जो है वो 5 से शुरू हो जाता है, 5 से, यकीनन ये 6 होगा। मैं अब जब मैं कहूँ ना कि 5 से शुरू कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा, मैं थ्योरेटिकल समझाने की बात कर रहा हूँ कि 5 से शुरू अगर हो, ये 8 हो जाए, और ये चलते 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 यहाँ पे जो है ये 25 हो जाए या 1 हो जाए, तो अब मुझे बता सकोगे कि इसके अंदर टोटल कितने सेल हैं। तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, शुरू का 5 हो रहा है, 21 तक जा रहा है, सेल कितने हैं। तो इसका लोअर बॉन्ड ये है, अपर बॉन्ड ये है, तो सेल की तादाद कितनी होगी वो फॉर्मूले में लगा दो, 21 माइनस 5 प्लस 1। प्लस 1 लॉजिकली इसलिए करते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है एक ना, 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16, और 16 को एक में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17। इसका मतलब है इसके अंदर 17 सेल होगा। और उंगलियों पे काउंट करके देख लो, 5 से शुरू करो, 5 6 7 यानी 5 6 7 8 9 10 11, तो 17 सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है टोटल, क्योंकि 5 भी शामिल है और 21, इसलिए 1 ऐड करते हैं कि 5 यहाँ से माइनस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली जब आप लिखते हो ना ए डॉट लेंथ, तो इसके पीछे जो फॉर्मूला छुपा हुआ है वो ये वाला छुपा हुआ है। जब भी एरे की कोई प्रॉपर्टी में आप लिखते हो ए डॉट लेंथ तक चलाओ, तो ये फॉर्मूला बेसिकली उसके पीछे रन हो रहा होता है, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप फॉर्मूले को रन कर रहे हो। ठीक है, ये समझ में आ गई बात है। अच्छा, पिछले वक्त में उन्होंने पूछा था मुझसे कि भाई हम एक एक स्किप क्यों कर रहे हैं। देखो स्किप हम नहीं कर रहे, कोई सवाल पूछा गया था कि जब मैंने मेमोरी में एक डेटा को रखा था और हमने कहा था कि भाई देखो
एरे जो है वो इसमें स्टोर होगा। अगर समझ आ गई तो बता देना, नहीं आई तो मैं समझा दूंगा दोबारा। ये सेल जो है वो 2 बाइट का है, सेल 2 बाइट का है। अगर सेल 2 बाइट का है तो एरे बेसिकली अपनी इंडेक्सिंग जो है, एरे अपनी इंडेक्सिंग जो है यानी अपना जो एड्रेसिंग है वो 1-1 बाइट का करता है। ये 1 बाइट यानी ये वाला लोकेशन जो है वो 1 बाइट होगा, फिर ये लोकेशन 1 बाइट होगा, फिर ये लोकेशन 1 बाइट होगा। समझ में? अब अगर इसका एड्रेस 000 है यानी ये 0 है तो यकीनन 1-1 बाइट से आगे बढ़ रहा है, तो इसका एड्रेस 1 हो जाएगा, इसका एड्रेस 2 हो जाएगा। और एरे जो है वो 2 बाइट ले रहा है। जब यहाँ पहुंचेंगे, मिसाल के तौर पे जब यहाँ पहुंचेंगे और अगर इसका एड्रेस किसी वजह से यहाँ पे 10 होगा मिसाल के तौर पे, और जब एरे के पहले सेल के एंडिंग पे पहुंचेंगे यहाँ पर, इसका एड्रेस क्या होना चाहिए? तो इसका एड्रेस डेफिनेटली 12 होगा। बीच में एक एड्रेस मेमोरी का एग्जिस्ट करता होगा 11, जो कि बेसिकली इसी को यूज करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। हम बाउंड्री वैल्यूज को पिक कर रहे होते हैं, तो इसका बेस एड्रेस जो है वो 10 है, और जहाँ पर ये सेल खत्म हुआ है और अगला सेल शुरू हुआ है वो 12 है, और जहाँ पर ये खत्म हुआ है और अगला शुरू हुआ है वो 14 है, और बीच में एड्रेस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हम यूज नहीं कर रहे। ये बेसिकली इसकी जो है लॉजिक है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, अब सवालात पे आते हैं। सवालात कुछ पूछे जा रहे हैं, मैं इसको पूछ लेते देख लेता हूँ। कहता है कि 21 और 22, ये समझ नहीं आया मुझे, 21 और 22 क्या पूछना चाह रहे हो? सागिल कहता है सर बिकॉज ऑफ 2 बाइट। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सागिल कहते हैं 2 बाइट। ये मैं किसी और ने पूछा था, उनके लिए जवाब दे रहा था कि 2 बाइट इसलिए कि सेल जो है वो 2 बाइट इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मेमोरी का एक एड्रेस स्किप हो रहा है। बस ये इसका जवाब है जो मतलब देना चाहिए। बिल्कुल सही, तुम नहीं पूछा था। ठीक है, सागिल समझ में आ गया है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड गुड, अब आगे बढ़ते हैं हम इसको। तो अच्छा, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि एरे का एक्सेस कैसे किया जाता है? एरे को हम इसके इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, यानी अगर कोई एरे मुझे एक्सेस करना हो तो नॉर्मली मैं उसको इस तरह एक्सेस करता हूँ कि ए ऑफ फला नंबर, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। ये बेसिकली एरे एक रैंडम होता है, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, कहीं भी कॉपी। अगर कहीं इसमें डेटा कॉपी करना है तो आप कहेंगे लो भाई 74 कॉपी कर दो, और अगर डेटा यहाँ से फैच करना है तो आप कहेंगे A4 से डेटा X को कॉपी कर दो। तो ये बेसिक, और एरे की प्रॉपर्टी में शामिल है कि एरे जो है वो कंटीजियस होता है। एरे हर दफा एरे 2 बाइट क्यों ले रहे हैं? देखो ये मैंने तुम्हें बताया था अब्दुल रहमान, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, अभी आप बिल्कुल फोकस होके जुमले सुना करो। एरे का सेल साइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है, ये बात मैंने जुमला यूज किया था। यानी अगर मैं टर्बो सी यूज कर रहा हूँ जो आपने यूज नहीं की कभी शायद, मैंने हम लोग तो अपने जमाने में टर्बो सी यूज करते रहे, तो अगर टर्बो सी यूज कर रहे हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ कोई इशू नहीं, टर्बो सी यूज करते हैं तो एरे का साइज जो है वो इंटीजर का 2 बाइट होता है, और अगर आप C# यूज करते हैं तो इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है। इसी तरह अगर आप फ्लोट यूज करते हैं, फ्लोट डेसिमल, तो टर्बो सी में वो 4 बाइट होता है और C# में वो 8 बाइट होता है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफरेंट होता है, हर लैंग्वेज का एरे साइज डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से अब थोड़ा सुनना और से, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास अपना डिफरेंट कंपाइलर होता है। टर्बो सी का कंपाइलर C# के कंपाइलर से डिफरेंट है, पाइथन का कंपाइलर जावा के कंपाइलर से डिफरेंट है, लेकिन मैकेनिज्म सेम होता है। जब आप कंपाइलर को रन करते हैं और आप कोई एरे इनिशियलाइज करते हैं तो वो कंपाइलर एक डेटा स्ट्रक्चर बनाता है और वहाँ बताता है कि इस वक्त इसके साइज जो हैं वो 2 के होंगे या 4 के होंगे या 5 के होंगे या जो भी हो, वो उस डेटा स्ट्रक्चर बता देता है। तो इसलिए कंपाइलर टू कंपाइल वेरी करने की वजह से एरे के साइज जो है, एरे के सेल के साइज जो डिफरेंट हो जाते हैं। तो जब आपको एग्जाम में सवाल दिया जाएगा तो डेफिनेटली आपको एरे के सेल का साइज दिया जाएगा। अभी भी 2 सवाल मैंने कराए हैं, उसमें आपको मैंने एरे के साइज दिए हैं, आपको सेल साइज, उसके बगैर आप कर ही नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूले में यूज होता है और कंपाइलर उसको इस्तेमाल करता है। इसलिए कंपाइलर का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसका एक अच्छा सा नाम है उस डेटा स्ट्रक्चर का, मैं भूल रहा हूँ, हाँ सिंबल टेबल कहते हैं उसको। कंपाइलर जो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है उसको सिंबल, SYMBOL, सिंबल टेबल कहते हैं, सिंबल टेबल यूज करता है। जब आप कंपाइलर पढ़ेंगे अगली 2-3 सेमेस्टर के बाद तो फिर इंशाल्लाह आपको ये सिंबल टेबल पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एरे की, ये मुझे लगता है कि आपको एरे की एक्सेसिंग, एरे की जैसे ये मिसाल समझाने की कोशिश की बिल्कुल
IICT वाली क्लासेस में जो हम पढ़ाते रहे, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि एरे बेसिकली इस तरह होता है और इसके ये इंडेक्स होते हैं और इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए इस तरह से, जैसे डेटा एरे का नाम है तो 2 तो 56 कॉपी कर दिया, एरे की 4 लोकेशन पे 87 कॉपी कर दिया, तो ये बेसिकली हम एरे को कॉपी कर सकते हैं। एरे को हम लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो मेरे ख्याल आता है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ ये। और एरे को हम लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज का लूप लिखा हुआ है यहाँ पे। आप अगर मेन के अंदर की बात को डिस्कस करें तो देखिए ये सी टर्बो सी का ही लूप लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटीजर x6, इसका मतलब है x एक एरे है और उसका साइज 6 है, ठीक है, साइज 6 है और सी लैंग्वेज जो है वो एरे को 0 से शुरू करता है। इसका मतलब ये होगा कि मेरा पहला इंडेक्स जो होगा वो 0 होगा, दूसरा इंडेक्स जो 1 होगा, तीसरा इंडेक्स जो 2 होगा, अगला इंडेक्स 4 होगा, उसके बाद अगला इंडेक्स जो है 5 होगा। साइज 6 है, इंडेक्स 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 जो है वो इसके 1 2 3 4 5 0 इंडेक्स से मैं 3 गायब कर गया माशाल्लाह, 3 4 और ये आ जाएगा 5, ठीक है, तो साइज 6 है इसका। अब मैंने कहा कि एक इंटीजर मैंने z जो है j जो है वो इनिशियलाइज कर लिया और उसके बाद मैंने ये लूप चलाया। ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लूप के थ्रू भी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। आपने j को 0 से शुरू किया, स्ट्रिक्टली 6 लेस देन 6 तक, यानी ये 5 तक चलेगा, ठीक है। आप यूं भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5 लिख लेते हैं, लेकिन आपने स्ट्रिक्टली 6 तक चलाया उसको, यानी 5 तक चलाया और एक एक इजाफा करते गया। किया क्या आपने कि इसकी हर लोकेशन पे, यानी पहले j की वैल्यू 0 होगी, फिर j की वैल्यू j है, j की वैल्यू पहले 0 होगी फिर 1 होगी, उसको 2j से मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दिया। जब पहले j की वैल्यू 0 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा और x 0, इस एरे का नाम x है तो x की 0 लोकेशन पे 0 चला जाएगा। फिर दोबारा ऊपर जाएगा, j की वैल्यू 1 करेगा तो 2 1 जा 2 आ जाएगा और j की पहली लोकेशन पे 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा ऊपर जाएगा, 2 आ जाएगा और j की वैल्यू जो है वो 2 2 4 हो जाएगी और इसकी दूसरी लोकेशन पे 4 आ जाएगा और इस तरह से डेटा जो है इस पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इस लोकेशन पे डेफिनेटली 10 आके स्टोर हो जाएगा और जब ये 5 को हिट कर जाएगा तो फिर ये बाहर निकल के, तो इस तरह से हम एरे की कंटीजियस होने का फायदा उठाते हैं और सिंपल लूप लगा के जो है इसको हम एक्सेस, किसी भी नोड को सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना मैं ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई ना, तो ये तो हमें पहले से पता है, हम अपने कई पुराने फंडामेंटल के कोर्स में कई जगहों पर पढ़ के आए। अब हमने इसमें एक्स्ट्रा बात जो पढ़ी हुई है कि एरे की मैपिंग। अब आइए एरे के ऑपरेशंस। ये स्लाइड हमारी खत्म हो गई है, अब हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं और एरे के ऑपरेशंस को देखते हैं कि एरे में कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं। चलिए शेयर लेक्चर 2 एक ऑपरेशन पढ़ लेते हैं ट्रैवर्सिंग का, फिर हम क्लास ऑफ करते हैं। अच्छा, तो हमने ये, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या है, तो मैंने आपको उस वक्त लिखा भी था कि पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके ऑपरेशंस, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप किसी एम्बिग्युइटी में ना रहें कि हमें पढ़ना क्या है। मैं इसलिए ये बिल्कुल क्लियर लिख देता हूँ हमेशा कि आप स्टूडेंट को पता हो कि उसने क्या पढ़ना है। देखिए आप इसको देख लें, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको एरे के बारे में, एरे की
इस वक्त लीनियर एरे पढ़ रहे हैं तो लीनियर एरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बता दी मैंने आपको, ये नंबर 1 और नंबर 2 मैंने आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट करा दिया। नंबर 1 इंट्रोडक्शन बता दिया एरे का, एरे में एक्सेसिंग एरे क्या होता है, कंटीजियस होता है, ये होता है, और उसके बाद इसकी मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन बता दी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एरे, अभी हम बात करें लीनियर एरे की, 2 डायमेंशन में थोड़ा चेंज होता है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशंस। ये जो ऑपरेशंस हैं, अगर आपको पिछली स्लाइड याद हो तो हमने कोई 6 ऑपरेशन डिस्कस किए थे, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, डिलीशन, इंसर्शन, मर्जिंग। क्या सारे पढ़ेंगे? तो प्रोबेबली हो सकता है सारे पढ़े, हो सकता है मैं सारे ना पढ़ाऊं आपको। इसकी वजह यह है कि टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि हमें एक ही के पीछे हम लगे रहेंगे तो अगले जो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। जैसे ग्राफ है, हैश टेबल है, तो हीप है, इस तरह बाइनरी सर्च ट्री है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं इन्हीं में लगा रहूंगा, हर एक के 6 ऑपरेशन पढ़ाऊंगा, फिर उन 6 के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलवाऊंगा, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हो सकता है सारे पढ़ा दूं, हो सकता है मैं किसी में ना पढ़ाऊं, किसी में कुछ स्किप कर जाऊं, तो उसको हम बेसिकली देखते हैं। तो अभी इस वक्त जो इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि हमारी लर्निंग हो रही है, तो हम पहला ऑपरेशन पढ़ रहे हैं लीनियर एरे पे। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब मैं तीसरी टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ तो फिर हम 4 टॉपिक पे जाएंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैं आपको ट्रैवर्सिंग सिखा रहा हूँ। किसके ऊपर सिखा रहा हूँ? ट्रैवर्सिंग एक ऑपरेशन है, ये ना समझना कि ये सिर्फ एरे पे होता है। ट्रैवर्सिंग एक ऑपरेशन है, हर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रैवर्सिंग होती है। अब आपको पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए, फिजिबल है नहीं है, ये एक अलग बात है। मतलब अगर मैं स्टैक और क्यू जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे स्टैक और क्यू में ना तो ट्रैवर्सिंग की कोई इंपॉर्टेंस है, ना सर्चिंग की कोई इंपॉर्टेंस है, ना सॉर्टिंग की कोई इंपॉर्टेंस है। सिर्फ इंसर्शन और डिलीशन को दूसरे नाम से, पुश एंड पॉप के नाम से या इनक्यू और डीक्यू के नाम से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ 2 ऑपरेशन होंगे वहाँ पे, इसके अलावा कोई ऑपरेशन स्टैक और क्यू में नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ये 5 पढ़ा देने चाहिए, लेकिन हम टाइम के ऊपर देखेंगे कि हम कितना पढ़ सकते हैं। समझ आ गई ना? तो इस वक्त हम इस वाले पार्ट पे जाने चाह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको ऑपरेशन पढ़ाऊं, और ऑपरेशन में भी पहला ऑपरेशन ट्रैवर्सिंग डिस्कस करूं। तो ट्रैवर्स करना या ट्रैवर्सिंग करना क्या होता है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं 12 बजे तक क्लास लेके फिर मैं आपसे थोड़ी डिस्कशन करूंगा। जैसे वो कह रहे थे कि प्रोजेक्ट का डिस्कशन है या कोई कोर्स मटेरियल का डिस्कशन है या क्या कहते हैं उसको, कोर्स आउटलाइन का डिस्कशन है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे 12 बजे। 12:15 बजे क्लास होती है, तो 12 बजे तक हम ये पढ़ के सिर्फ एक ट्रैवर्सिंग में कॉन्सेप्ट चलाया जाए। अच्छा देखो, ट्रैवर्सिंग का जो मतलब है, ट्रैवर्सिंग इन लीनियर एरे, ट्रैवर्सिंग 2 डायमेंशनल एरे में भी होगा, 3 डायमेंशनल में भी होगा। अब इतना सारा पढ़ना कि 2 डायमेंशनल में 6 ऑपरेशन, फिर 1 डायमेंशनल में 6 ऑपरेशन, फिर 3 डायमेंशनल में 6 ऑपरेशन, हम निकल ही नहीं सकेंगे यहाँ से। तो इसलिए मैं मोर फोकस रहूंगा ट्रैवर्सिंग लीनियर में, बहुत ज़्यादा करा दिया 2 डायमेंशन में, 3 को बहुत थोड़ा टच करके समझाऊंगा खाली आपको। आपने खुद मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, ठीक है, ताकि कोर्स को आगे लेके चले। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब पहले हमें समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग और पर्पस ऑफ द ट्रैवर्सिंग। देखो, ट्रैवर्सिंग बेसिकली कहलाता है कि आपके पास जो एरे है, वैसे जर्नल बात अगर करूँ ना जर्नल, तो ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि जो एंटिटीज आपको दी गई हैं उन सबको एक्सेस करना बेसिकली ट्रैवर्सिंग कहलाता है। जितनी भी एंटिटीज की, मिसाल के तौर पे कोई आपका मोहल्ला है, तो मोहल्ले में जो इलेक्ट्रिक बिल वाला जो मीटर चेक करने आता है, तो वो बेसिकली ट्रैवर्स करता है हर घर के अंदर। हर घर पे जाना, हर घर के ऊपर जाना ट्रैवर्सिंग कहलाता है। अब एक आदमी है, वो हर घर टू घर जा रहा है, तो एक एक घर में जाना जो है वो ट्रैवर्सिंग है। मकसद डिफरेंट हो सकता है जाने का। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता कोई भिखारी है, वो भी मोहल्ले के एक एक घर में जा रहा है, उसका मकसद डिफरेंट है कि वो भीख मांग रहा है। और एक मीटर चेक करने वाला है, वो भी एक एक घर में जा रहा है, लेकिन उसका मकसद डिफरेंट है। उसका मकसद है मीटर की रीडिंग लेना। इसी तरह से जैसे सर्फ एक्सेल वाले या दूसरे जो अपनी प्रमोशन के लिए आते हैं और हर मोहल्ले में जाते हैं और एक एक घर को एक्सेस करते हैं और कहते हैं कि ये खरीद लें, उस वक्त उनका मकसद जो है, करते वो भी ट्रैवर्सिंग है, लेकिन मकसद चेंज है। इसका मतलब है कि ट्रैवर्सिंग इज अ जर्नल कैटेगरी, ट्रैवर्सिंग कराना, और उस ट्रैवर्सिंग के बेसिस पे क्या अचीव करना चाहते हैं वो डिफरेंट होता है। तो
ट्रैवर्सिंग का जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम घर में घर जाके सर्फ बेचें। ट्रैवर्सिंग का मकसद ये नहीं है कि घर घर जाके भीख मांगे, या ट्रैवर्सिंग का मकसद ये नहीं घर घर जाके जो है वो मीटर की चेकिंग करें। ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि हर एंटिटी को एक्सेस करें फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ट्रैवर्सिंग का ये मतलब है इफ यू वांट टू एक्सेस द ईच नोड तो यू हैव टू ट्रैवर्स, आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब आइए, ये तो एक रियल एप्लीकेशन की बात कर दी। अब आइए कि हम बात करें अपने कंप्यूटर के हवाले से, और वो भी एरे के हवाले से, क्योंकि हर एक डेटा स्ट्रक्चर में ट्रैवर्सिंग का तरीकेकार डिफरेंट है। तो अगर मैं एरे की बात करूं, एरे के सेल कंटीजियस होते हैं, तो ये आसान है हमारे लिए। कंटीजियस का मतलब है कि एक साथ होते हैं, मेमोरी में भी साथ ही होते हैं, मेमोरी में भी अलग अलग नहीं रखे जाते। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, राइट? अगर 7 है तो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक एक करके आगे बढ़े। क्यों बढ़े ये अभी नहीं बता रहा। यानी आप नोड नंबर 1 को एक्सेस करें, फिर नोड नंबर 2 को एक्सेस करें, फिर नोड नंबर 3 को एक्सेस करें, ठीक है ना, और उसके बाद नोड नंबर 7 को एक्सेस करें। समझ आ रही बात है? तो इसको ट्रैवर्सिंग कैसे एक्सेस करेंगे आपको बासानी पता है, मैं लिख देता हूँ 1 मिनट के अंदर कि अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कहेंगे मैं भाई इसको एक्सेस करने के लिए फॉर का लूप चला लेता हूँ। फॉर, ठीक है, आई इज इक्वल टू, मैं हमेशा जर्नल लिखता हूँ, ना तो C# का कोड लिखता हूँ ना पाइथन का कोड लिखता हूँ। हमारी थ्योरी की क्लास हमेशा एल्गोरिथम बेस्ड रहेगी, हम कभी भी किसी लैंग्वेज को फॉलो नहीं करेंगे अपने थ्योरी क्लास के अंदर। जो लैब होगी उसमें आप अपने स्पेसिफिक पाइथन को फॉलो कर रहे होंगे। मैं क्योंकि फोकस रहता हूँ कि एल्गो लिखूँ तो फिर आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें इसे। तो देखो अभी मैं कोड लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 1 और 2 लिख रहा हूँ मैं, 1 2 और मैं लिख लूंगा यहाँ पे n तक, यानी n का मतलब है जो एरे का साइज होगा। और मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि a एक्सेस a ऑफ i, ठीक है ना, a ऑफ i को मैंने एक्सेस किया और यहाँ पे लिख दिया एंड फॉर। मुझे नहीं पता क्यों एक्सेस कर रहा हूँ अभी, लेकिन एक्सेस अगर करना चाहूंगा तो मैं इस तरह एक्सेस करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, i की वैल्यू पहले 1 हो जाएगी तो a1, फिर ऊपर जाएगा, और i की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी तो a2, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, और इस तरह से जितने भी इसका फाइनल साइज होगा वहां तक चल के ये सबको ये एक्सेस कर लेगा। अब क्यों एक्सेस कर रहा है, मिसाल के तौर पे और सुनना, मैं कहता हूँ इसलिए एक्सेस करो कि इसके अंदर जो डेटा है उसको क्यूमुलेटिवली ऐड कर लो। यानी क्यूमुलेटिव अगर इसके अंदर यहाँ 6 है या 2 है या 5 है या 9 है तो इसका मीन निकाल लो। सही है, इस सारे डेटा का मीन निकाल लो। तो आप लोग अच्छा मीन निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो मीन निकालने के लिए इसी कोड में, अब मीन निकालने के लिए ट्रैवर्स करोगे नहीं करोगे कि पहले वाले डेटा में जाओगे, इसको लोगे, उसको दूसरे वाले में ऐड करोगे, तीसरे वाले में ऐड करोगे, चौथे वाले में ऐड करोगे, ऐसे करोगे ना, तो एक एक नोड को एक्सेस करना। अब मकसद ट्रैवर्स का है मीन निकालना। तो अब कोड में जो चेंज आएगा वो जाएगा फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। हम तो जनरलाइज मीन निकाल रहे हैं, कभी कोई फिक्स करके नहीं निकालते। ना ही ये सोचता हूँ कि इसमें डेटा होगा। स्टूडेंट बार बार पूछता है एग्जाम में, क्विज़ेस में, सर डेटा तो दे दें। हम एक जनरलाइज बात कर रहे हैं, हम तो इंडेक्स पे गेम प्ले करते हैं, जो भी डेटा होगा उसका मीन आ जाएगा। अब देखो, इससे पहले यहाँ पर हमने कहा कि एक वेरिएबल हमने ले लिया सम के नाम से, ठीक है, एक वेरिएबल हमने, अगर आप अब देखो मैंने यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि ये इंटीजर होगा या क्या होगा, क्योंकि मैं कोई कोड नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एल्गो। अगर आप कोड जाएंगे तो आपको इंटीजर वगैरह लिखना पड़ेगा। मैंने कहा एक सम है जो कि 0 के बराबर, फिर मैंने कहा सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे का नाम अगर a है तो a ऑफ i। ये काम जो होगा ये क्यूमुलेटिव एडिशन का हो जाएगा। क्यूमुलेटिव एडिशन हमेशा इस तरह की जाती है। यहाँ पे लिख दूंगा एंड फॉर, यानी फॉर एड हो, खत्म हो गया। जो सम आया होगा उसमें तमाम एरे का सम आ जाएगा। जब मीन निकालना होगा, मुझे एवरेज निकालना होगा, तो मैं लिखूंगा सम डिवाइड बाय n, जितना डेटा तो उससे उसको डिवाइड करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ करूंगा प्रिंट, ठीक है ना, ये जो एवरेज है ये फॉर के बाहर है, फिर मैं लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पे avg को प्रिंट करा। अगर ये कोड में चला लेता हूँ तो इस कोड को अगर आप देखें तो ये बेसिकली मीन निकाल रहा है, लेकिन इसके अंदर ट्रैवर्सिंग हो रही है। ये सवाल समझाना है कि आपने कहा सम 0 है, जब भी क्यूमुलेटिव एडिशन हो सम को 0 कर लेते हैं आप, ठीक है ना। थ्योरी जो है यानी सम को 0, जब भी क्यूमुलेटिव एडिशन करना हो तो सम को 0 कर लेंगे आप।